हेलो दोस्तों, मैं विजित कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप हाल ही में ही आपने आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेईई और आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया है। मैंने भी दिया है दोस्तों तीनों एग्ज़ाम, और पिछली बार भी मैंने आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम क्रैक किया था। और मैंने साइकोमेट्रिक टेस्ट में मैं 0.6 टी स्कोर से छट गया था, क्योंकि मैं बहुत सीरियस नहीं था उसके प्रति और मैंने उस पर प्रैक्टिस भी कर करके नहीं गया था, जिस कारण से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया साइकोमेट्रिक टेस्ट में दोस्तों। अदरवाइज़ मेरा प्री और मेंस में अच्छा मार्क्स था, और आरआरबी जेईई भी मैंने पिछली बार क्वालिफाई किया है, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। इस बार भी मैं कोशिश किया हूँ, इस बार भी मेरा आरआरबी एएलपी और जेईई का एग्ज़ाम अच्छा गया है दोस्तों। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जिनका आईटीआई हो रखा है और जिनका इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका प्री तो अच्छा गया है आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम में, लेकिन मेंस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थ्योरी अप्लाई करना नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स अप्लाई करना नहीं आता है। तो ऐसे स्टूडेंट का कुछ हेल्प हो सके मेरे प्रयास से, थोड़ा सा भी उनको कुछ समझ में आए तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। और जब भी हमें समय मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ, पढ़ता हूँ, टीचिंग भी करता हूँ, ऑनलाइन से मेरा बहुत कम ही इस तरह का वास्ता रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जब भी टाइम मिलेगा, जब भी मुझे समय मिलेगा, तो मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा और वीवीआई क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर दे। तो जो भी स्टूडेंट आरआरबी एएलपी का मेंस देंगे, सीबीटी 2 देंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो सीखना चाहेंगे वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। और ये पूरी तरह से वादा है दोस्तों कि मैं आपको फुल थ्योरी और कॉन्सेप्ट दूंगा, जितना हो सकेगा हमसे आपको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन विल एक्सर्ट ऑन ईच अदर। मीन्स अपोजिट विपरीत दिशाओं में धारा ले जा रहे दो पार्श्व समानांतर चालक एक दूसरे पर डालेंगे। जाहिर सी बात है कि कोई भी करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है दोस्तों, ये कुछ इस तरह से देख लीजिए आप, ट्रांसमिशन लाइन है और ये दो तरह के तार हैं। तो दोनों अगर सेम दिशा में, समान दिशा में अगर करंट जा रहा है दोनों में दोस्तों, तो दोनों एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाएंगे? आकर्षण बल लगाएंगे। और ज्यों ही अगर दोनों में विपरीत दिशा में अगर जा रहा है करंट, दोनों तार में अगर विपरीत दिशा में करंट जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे विकर्षण बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विकर्षण बल लगाएंगे दोस्तों। आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास स्लाइड उस तरह का नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, उस तरह का शो कर देता। होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर अगर दो समानांतर तार हैं, इस तरह से आप देख लें कि ट्रांसमिशन लाइन में जो पोल होते हैं उनमें तीन तरह के तार होते हैं। तो इस तरह से दो अगर तार है तो दो तारों के बीच अगर धारा बह रही है, ठीक है, चाहे वो किसी भी मान का हो, कम हो या बेसी हो, दोनों में समान धारा हो, तो दोनों अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करते हैं, दोनों अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये तार जो है ये L1 है, मान लीजिए ये L1 है, ये लाइन 2 है, L2 है, तो इसका एक अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 और इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसको हम B2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तार का चुंबकीय क्षेत्र होता है, और दोनों तार का चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण आप जानते हैं ये थ्योरी को भली भांति से कि अगर इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र है जिसको B से हम लिखते हैं, ठीक है, और इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लिखा हुआ है, मीन्स धारावाही चालक रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कोई धारावाही चालक है, ठीक है, जिसका लंबाई L है और करंट I इसमें जा रहा है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में इस धारावाही चालक के कारण एक बल लगता है, ठीक है। क्या लगता है? एक बल लगता है, जिसको हम इस फॉर्मूला से दिखाते हैं F बराबर I dl क्रॉस B। ये फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। क्या है ये फार्मूला है, F इज इक्वल टू I dl क्रॉस B। अच्छा, यहाँ पे आप जान लीजिए कि कोई भी धारावाही चालक जो होता है ना, उसमें धारा बह रही होती है, ठीक है, तो वो अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वो ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है जिसको हमने दिखाया है, ये वाला B जो लिखे हैं, वो ये चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक का नहीं है। ये कोई एक्सटर्नल बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों। कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब भी कोई धारावाही चालक तार होगा, तो वो धारावाही चालक तार
कभी भी कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ होगा तभी उस पर बल लगेगा, फोर्स लगेगा, अदरवाइज ये अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण अपने आप पर कोई बल नहीं लगाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आई डी एल क्रॉस बी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि जब विपरीत दिशा में दो समांतर तार में धारा जा रहा है तो दोनों तार एक दूसरे पर विकर्षण बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विकर्षण बल लगाएंगे। और अगर दोनों तार में समान दिशा में करंट जा रहा है तो दोनों आकर्षण बल लगाएंगे एक दूसरे पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि धारा दोनों समांतर तार में विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण का हो जाएगा, या रिपल्सिव फोर्स का हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्शन की बात करें हम तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है, दिशा है। ठीक है, और ये करंट इसमें इस दिशा में ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, और इसका लंबाई एल है। इस चालक तार की लंबाई क्या है? एल है। तो हमने बताया फॉर्मूला फोर्स का, इस चालक तार पर जो बल लगेगा वो आई डी एल क्रॉस बी लगेगा, आई डी एल क्रॉस बी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो धारा की दिशा है इस तार में, चालक तार में क्या है? धारा की दिशा मान लीजिए इसका लेंथ एल है, हम लिखे हुए हैं पहले से भी लिखे हुए हैं। तो इसका लंबाई अगर एल है, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो हम इस धारा की दिशा है उसी में हम लंबाई की दिशा लेंगे। इस चालक तार में धारा की दिशा को हम इस चालक तार की लंबाई की दिशा मानेंगे। अगर मान लीजिए धारा कुछ इस तरह से इस तार में आए तो लंबाई ये नीचे की ओर हो जाएगा, और अगर ऊपर आए तो लंबाई ऊपर की ओर। तो यहाँ पे इस केस में हम देख रहे हैं कि धारा ऊपर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र दायां तरफ है। ठीक है, दाएं हाथ की तरफ है। तो हम धारा की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक स्क्रू को घुमाएंगे जो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। घुमाने पर पता लगता है कि स्क्रू का जो दिशा है वो इस पेपर के अंदर की तरफ है। ठीक है, जिसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं क्रॉस। ठीक है, तो इस पर बल की दिशा जो है इस चालक तार पे पेपर के अंदर की ओर लगेगी। ठीक है, यही कुछ इस तरह से सिचुएशन होता, यही सेम करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो ये धारा है, ठीक है, और ये बी है। तो हम अगर आई डी एल क्रॉस बी करते तो इस तरह से हमें घूमना पड़ता, और जो स्क्रू का दिशा जो आता वो हमारे तरफ ऊपर की ओर आता, कागज़ के ऊपर की ओर आता। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लागू करते समय अंगूठा किस ओर होता है? ये बोल रहा है दोस्तों बेसिकली फ्लेमिंग्स राइट हैंड के बारे में, फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम के बारे में। जब भी कोई चालक तार होता है उसमें अगर करंट कैरी कर रहा है तो आप जानते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र का प्रोडक्शन करता है, जनरेशन करता है, चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि इसमें बोला गया है कि कोई भी चालक तार, इसमें बेसिकली चालक तार नहीं होगा, किसी भी हम वैसा चालक जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, जिसमें विद्युत धारा बह सकती है, वैसे हम चालक को अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील करते हैं तो वहाँ पे उस चालक में आप कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल, जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसको हम बी से दिखाए हैं, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। और इसमें अगर किसी चालक तार को हम इस तरह से ये कोई चालक तार है या रॉड है, इसको हम इस तरह से गति दे दें इसके लंबवत, ठीक है, किसके लंबवत? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में अगर गति दे दें, ठीक है, तो गति देने पे इसमें इस तार में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, जिसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं, हम हिंदी में क्या बोलते हैं?
विद्युत वाहक बल बोलते हैं और ईएमएफ इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस होता है, मतलब एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण से। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें या तो चुंबकीय क्षेत्र में गति इस तरह से हो ना कि चुंबकीय क्षेत्र या तो बढ़े या फिर घटे, या तो घटे या फिर बढ़े। यहाँ पे ये होना चाहिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र सही नहीं है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति करता है तो खास करके ये जो हम बोले बढ़े या घटे, ये केस आता है लूप के केस में, अगर कोई रिंग रखा हुआ है उसके केस में। अगर इस तरह का है खुला रॉड है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो अगर चुंबकीय फ्लक्स इससे कटता है, ठीक है, इससे होकर के चुंबकीय क्षेत्र घटता बढ़ता है, तो इसमें वही ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसी का दिशा बताया गया है कि वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे हम दोस्तों। क्वेश्चन में बोला गया है कि ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लागू करते समय अंगूठा किस तरफ होता है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में हम तीनों, जो दाएं हाथ का जो होता है 3 उंगली, प्रथम जो अंगूठा, उसके बाद का उंगली तर्जनी हो गया, बीच वाला उंगली हो गया, ठीक है, फिर तर्जनी हो गया, तो उनको हम लंबवत तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं। लंबवत फैलाने के बाद यहाँ पे देखा जाता है कि 4 फिंगर जो होता है दोस्तों, ठीक है, कौन सा 4 फिंगर, ठीक है, वही चालक की गति की दिशा में यदि तर्जनी फ्लक्स की रेखा को अनुदेशित हो, हाँ सॉरी, तो तर्जनी जो है दोस्तों वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दिखाता है, ठीक है। और अंगूठे की बात करें तो अंगूठा जो है वो चालक की गति को दिशा को दिखाता है। वहीं बीच वाली उंगली की हम बात करें तो बीच वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अंगूठा जो है वो किसका इशारा करेगा, ठीक है, किसकी दिशा बताएगा। तो ये जो चालक गति कर रहा है उसकी दिशा को बताता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये कुछ इस तरह से हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसका डायग्राम आप देखें, ये अगर बीच वाली उंगली है, ठीक है, और ये अंगूठा है और ये तर्जनी है, ठीक है। तो ये गति की दिशा अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा ये गति की दिशा बताता है, ठीक है। उसके बाद बीच वाला उंगली जो है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है तथा ये तर्जनी जो है ना, ये ईएमएफ की इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा को बतलाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, बोला गया है कि एक इंडक्टर जो है वो एनर्जी को किस फॉर्म में संचय करता है, ठीक है। तो कभी भी ये एक इंडक्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और एक कैपेसिटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। इंडक्टर कुछ इस तरह का होता है, कोयल टाइप का, और ये कैपेसिटर होता है दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं। तो कभी भी इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर में एनर्जी जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होता है, ठीक है। किसके फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होता है। और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी का स्टोरिंग होता है, ठीक है दोस्तों। और इंडक्टर में जो एनर्जी का स्टोरिंग होता है, जो ऊर्जा को संचित करके रखता है इंडक्टर, उसका फार्मूला होता है E बराबर हाफ LI², जहाँ ये इंडक्टेंस है और ये करंट है, ठीक है दोस्तों, इंडक्टेंस है और करंट है। तो इस तरह से हम आंसर को देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा C, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। जो इंडक्टर है वो ऊर्जा को किस रूप में संचय करता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में आप देख सकते हैं कि यदि सतह क्षेत्र का सदिश क्षेत्र के लंबवत है, सतह का क्षेत्र अगर सदिश क्षेत्र के लंबवत है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा, ठीक है। बेसिकली बताया गया दोस्तों कि अगर कुछ इस तरह का कंडीशन है, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है मेरा, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये मेरा कोई एक प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, प्लेन की दिशा ये है दोस्तों, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप देख रहे हैं, ये है, लंबवत हो गया, ठीक है। ये एरिया का दिशा हो गया प्लेन के, एरिया सतह के क्षेत्रफल का, और ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हो गया।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस एरिया से हो करके कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा, कितना चुंबकीय फ्लक्स पास करेगा। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स का किसी भी प्लेन से होता है B डॉट A, ठीक है, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया, एरिया राशि, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, ठीक है, एरिया भी सदिश राशि होता है, ठीक है, दोनों में दिशा होता है और परिमाण भी होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ते हैं आगे तो ये बनता है B का मॉड, A का मॉड और cos थीटा। मतलब ये cos थीटा जो है ना दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र और जो एरिया है, सतह का एरिया है, उन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। जैसे ही थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये अगर कोई सतह है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स इस तरह से है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है और ये एरिया का दिशा है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 0.1 हेनरी की एक प्रेरक कुंडली 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की बैटरी से जुड़ी हुई है। परिपथ में प्रेरणीय प्रतिघात और विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों कि ये कोई कुंडली है, ठीक है, इंडक्टर है, ये किसी बैटरी से 200 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा गया है, 200 वोल्ट, ठीक है। और इसका इंडक्टेंस जो है ना, प्रेरकत्व, वो 0.1 हेनरी दिया गया हुआ है, 0.1 हेनरी दिया गया है, ठीक है। अब ये आप जान लीजिए कि हेनरी जो है, ये हेनरी जो है चुंबकीय प्रेरकत्व की इकाई है। किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रेरकत्व की इकाई है, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इस कंडीशन में अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है एक कुंडली 200 वोल्ट की बैटरी से और इसका 0.1 हेनरी जो है सो वो प्रेरकत्व है, और आप जान रहे हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है करंट की वो 50 हर्ट्ज है। क्या है? 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो बोला गया है कि कितना करंट जा रहा होगा, इस कुंडली से कितना करंट जा रहा होगा। हमें करंट के लिए क्या चाहिए? I = V/R, ठीक है। यहाँ पे R की जगह पे अगर कोई कुंडली दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ R की जगह पे हम X लिखते हैं। कुंडली का प्रेरकत्व मीन्स कुंडली का एक तरह से हम प्रतिरोध बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेल के लिए हमें क्या चाहिए? L कुंडली का प्रेरकत्व होता है, ठीक है, और ये प्रतिरोध दिखाता है X, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है किसी भी कुंडली या किसी भी इंडक्टर के प्रतिरोध का, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πfL, ठीक है। जहाँ पे पाई का वैल्यू आप जानते हैं, F जो है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और L जो है वो इंडक्टेंस है, मीन्स प्रेरकत्व है कुंडली का। इन सबको आखिर हम जब पुट करते हैं तो हम देखते हैं 2 × 3.14 F50 और L जो है वो 0.1। तो ये दोस्तों आ जाता है मेरे पास 31.4, ठीक है। कितना आ जाता है? 31.4 आ जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इस तरह से I जो होगा वो V/XL = 200/31.4 और ये फाइनली आंसर आता है दोस्तों 6.37 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। इसमें करना कुछ नहीं था, जहाँ पे V/R में R जो होता है प्रतिरोध होता है, यहाँ पे XL हो जाएगा कुंडली के कारण से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वही अगर यहाँ पे कैपेसिटर होता दोस्तों, तो यहाँ पे इस XL के जगह पे हम XC लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? XC लिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वैसा क्वेश्चन अगर आगे आ पाता है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से किसका प्रयोग स्थायी मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। ये रटने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका कोई ठोस कारण नहीं है, ठीक है। ये रटने वाला क्वेश्चन है, आप इसको रट सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो कोबाल्ट स्टील हो जाएगा, ठीक है। एल्निको जो होता है वही होता है कोबाल्ट स्टील, इसी से अस्थायी मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे तो मिल नहीं रहा है दोस्तों यहाँ पे। हाँ, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सा कुछ कीवर्ड्स दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि कोबाल्ट स्टील का प्रयोग करके स्थायी मैग्नेट बनाने में किया जाता है कोबाल्ट स्टील का प्रयोग, और इससे स्थायी चुंबक बनता है। यह एक कीमती व आधुनिक चुंबकीय मिश्र धातु होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इससे जो चुंबक बनता है वो कठोर होता है। ठीक है, इसका चुंबकन तथा विचुंबकन कठिनता से होता है। ठीक है, इसका हिस्टेरिसिस लूप जो होता है बल्कि होता है, अधिक क्षेत्रफल वाला होता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी धारण क्षमता रिटेंटिविटी, ठीक है, वो काफ़ी उच्च होती है। ठीक ना, उसके बाद इसका निग्रह बल कोहेरेसिव फोर्स जो होता है वो भी उच्च होता है। इसका हिस्टेरिसिस लूप की आकृति आयताकार होती है। ये क्वेश्चन भी आई होता है दोस्तों, आप इसको रख सकते हैं कि अस्थायी चुंबक का जो हिस्टेरिसिस लूप की आकृति होती है कैसी होती है, वो आयताकार होती है, एकदम कुछ इस तरह से। ठीक है, वो आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। ठीक है, मीन्स लगभग आयताकार टाइप का होता है, कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे हम स्लाइड में दिखा नहीं सकते हैं आपको दोस्तों पूरी तरह से, आप कोशिश करें कि इसको रट ही ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं कि 7 में 0.2 हेनरी के प्रेरण वाले प्रेरक में से गुजरने वाली धारा का मान 4 एम्पियर है, उसमें संग्रहित ऊर्जा का मान क्या होगा। अभी हम बताए थे दोस्तों थोड़ी देर पहले ही कि ये कोई अगर कुंडली है, ठीक है, कोयल है, इससे होकर के आई करंट जा रहा है। ठीक है, इसका प्रेरकत्व तो एल है, तो इसमें संचित जो ऊर्जा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होता है। इसका फॉर्मूला होता है E = ½ LI², जहाँ L प्रेरकत्व है। ठीक है, और उसके बाद I करंट है। इन सबको पुट करने के बाद हम देखते हैं ½ × L दिया हुआ है 0.2 हेनरी और करंट 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 4, ये आ जाएगा आपको दोस्तों, ये 0.16 जूल आ जाएगा सोल्व करने के बाद। ठीक है, सॉरी 1.6 जूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.6 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि तांबा, चांदी, हीरा आदि किनके उदाहरण है। ठीक है, तो ये तांबा, चांदी, हीरा, इनको डाईमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डाईमैग्नेटिक बोलते हैं या प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप रट लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं कर पाता है। ये रटने वाला क्वेश्चन है और रट के ही ये सही है। ठीक ना, कि जहाँ भी आपको चांदी, तांबा, हीरा ये सब दिखे तो आप आँख मूंद करके इसे आप डाईमैग्नेटिक टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर बिलो, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द कंडक्टर एक्ट्स। दर्शाई गई आकृति के अनुसार एक विद्युत धारा वाहक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। सुचालक द्वारा अनुभव किया जा रहा बल किस दिशा में कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, ये जैसे ही आपको इस तरह का कुछ मिले, यहाँ पे देख लीजिए, आप दिखाया गया है इस बात को कि ये चालक है। ठीक है, ये क्या है, चालक है। ठीक है, इसमें धारा बह रही है। अगर हम इस तरह से, अगर पेपर में है चालक, पेपर के प्लेन में है, तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, प्लेन में है तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर चालक पेपर के अंदर या बाहर की ओर है, मतलब कोई चालक ऐसा है कि पेपर के, मतलब वो पेपर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसमें धारा या तो पेपर के अंदर जा रही है या पेपर से बाहर जा रही है। इस समय जो हम स्क्रीन रखे हुए हैं तो स्क्रीन के अंदर या बाहर। ठीक है, तो कोई भी जैसे आप देख लें कि ये कोई प्लेन है, पेपर है। ठीक है, ये क्या है, पेपर है, तो ये कोई पेपर है, आप देख लें दोस्तों, ये कोई पेपर है। इससे हो सकता है कि कोई इस तरह का तार गया हो। ठीक है, ये कोई इस तरह का तार गया हो, तो हो सकता है इस तार में इस तरह से भी करंट जाए, इस दिशा में। ठीक है, या इस दिशा में भी जाए, तो हम यही बोलेंगे कि ये पेपर के प्लेन के ऊपर है और ये नीचे जा रहा है। तो आप ध्यान दें, कभी भी पेपर के प्लेन के अगर ऊपर धारा बह रही है किसी चालक में, तो उसको हम डॉट से दिखाते हैं दोस्तों। किससे दिखाते हैं, और उसको ऐसे लिखते हैं,
डॉट से। और अगर पेपर के नीचे जा रही है लंबवत, ठीक है, तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं। ये इस तरह से हो गया दोस्तों, ठीक है, उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि ये डॉट लिखा गया है, ठीक है, चालक की दिशा, चालक में बहने वाली धारा की दिशा डॉट है, मीन्स ये पेपर के प्लेन के ऊपर है, ठीक है, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। तो कभी भी अगर इस पर चालक पर लगने वाली बल की बात की जाए तो हमेशा ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है, आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी। आप कोई भी स्क्रू को चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में रखें और चुंबकीय क्षेत्र की ओर घुमाएं, तो जो स्क्रू का दिशा होगा, ठीक है, वही उस पर बल की दिशा होगी दोस्तों। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं आई डी एल क्रॉस बी, अगर हम करके देखते हैं तो दिशा नीचे की ओर आती है इसी प्लेन में, ठीक है, किस प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में या तो कागज़ के प्लेन में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा बी वाला, डाउनवर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ, ठीक है, कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात की जाए दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स विद्युत चुंबक, ठीक है, नाम से पता लगता है कि कोई भी चालक जब तक चालक में धारा बह रही है तब तक वो चुंबक के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई चालक है, ठीक है, अगर इससे होकर धारा बह रही है तो ये चुंबक की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, चुंबक की भांति बिहेव करेगा। जितना आप तेजी से धारा प्रवेश कराएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया चुंबक के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो लिखा गया है कि विद्युत चुंबक किससे बना होता है, सिंपल सा इसमें आंसर होता है दोस्तों सॉफ्ट आयरन कोर, किसका, मृदु लौ सॉफ्ट आयरन कोर विथ करंट पासिंग अराउंड, ठीक, अराउंड इट। आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर केवल लिखा हुआ है, मीन्स अगर हम इस तरह से कोई आयरन का कोर हम लपेट दें किसी भी अथी पे, किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल पे, इस तरह से आयरन का कोर हम लपेट दें, ठीक है, तो ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसमें हम करंट प्रवाहित करवा देंगे, ठीक है, करंट पास करवा देंगे, तब ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि सॉफ्ट आयरन कोर विथ करंट पासिंग अराउंड इट, मीन्स मृदु लौ कोर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों ये था हमारा 10 क्वेश्चन का एक सेट। उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और चूँकि स्लाइड में बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाता है दोस्तों, तो हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्शन ये सब वगैरह क्लियर कर दें, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत आती है। लेकिन इतना तो है कि आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इस थ्योरी में सीखे होंगे चुंबक को लेकर के, और धारावाही चालक को लेकर के, कैसे जब दो समांतर तार में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो दोनों पर आकर्षण बल लगेगा या विकर्षण बल लगेगा। कोई भी इंडक्टर जो है एनर्जी किस रूप में स्टोर कर रहा है, संग्रहित कर रहा है, ये कुछ थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से जब भी हमें मौका मिलेगा दोस्तों आपको हम कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ में डिस्कस कर देंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों।